नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार और धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। आज विषय कुछ ऐसा है सुमित जी कि आपको तो याद करना ही था। आपने तो जीएसटी पर बहुत विस्तार से किताब भी लिखी हुई है। और अब जीएसटी की दरों में आप देखिए, टेक्निकली पहले 5 स्लैब्स थे, अब 4 स्लैब हो गए हैं। लेकिन उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगी विस्तार से कि कहाँ कहाँ किस किस को फायदा हो रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे ही आम लोगों को सरकार ने राहत दी है, वैसे ही इस पर राजनीति भी होनी शुरू हो गई है। पी चिदम्बरम इसको बिहार चुनाव के साथ जोड़कर देख रहे हैं। ऐसे बोले तो बिहार में जीएसटी से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि वहां जो, क्योंकि बिहार का जीएसटी का रेवेन्यू भी उतना बड़ा नहीं है। और दूसरी चीज है कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है चिदम्बरम जी का कि इसको बिहार का, क्योंकि बिहार में इंडस्ट्री कहाँ है उतनी सारी। बिहार में आप देखिए, उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरा 20% नहीं है, रादर 15% भी नहीं है। नेशनल एवरेज इज अराउंड 17%, यहाँ 15% भी नहीं है इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो वहां कुछ फर्क ही नहीं पड़ना है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि हम लोग ने जीएसटी को स्टेट स्पेसिफिक देखने के बदले नेशन स्पेसिफिक देखना चाहिए कि इसका ओवरऑल, क्योंकि सी पहले जब जीएसटी नहीं था और स्टेट टैक्सेस थे, तब समझ में आता कि कुछ होगा तो उसका इम्पैक्ट स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शंस के ऊपर होता था। लेकिन जीएसटी में रेट सिर्फ बिहार में चेंज नहीं होने वाले, गुजरात में भी चेंज होंगे, महाराष्ट्र में भी चेंज होंगे, कश्मीर में भी चेंज होंगे, कन्याकुमारी में भी चेंज होंगे। तो उससे बिहार के साथ जोड़ के मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या लॉजिक है। और दूसरा दैट आप इज ये देखो कि प्लेन 2000। दैट इज प्लेन पॉलिटिसाइजेशन, which is just a political statement. It does not have any weight beyond a political statement. और आपको याद होगा 2017 में भी तो राहुल गांधी और पी चिदम्बरम ने भी ये सवाल उठाए थे कि बहुत सारे स्लैब्स हैं, बड़ा कंफ्यूजिंग है ये सिस्टम। और अब तो स्लैब कम हो गए, अब तो इनको खुश होना चाहिए। नहीं सी, मैं सबसे पहले तो इतने स्लैब्स होने चाहिए, उसके पीछे देर इज अ हिस्टोरिकल रीजन। अब पहले स्लैब्स क्या था, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, और बाद में सेस लगता था 22% से 28% जैसा सेस था। तो टोटली आप बोलेंगे तो ऐसे बोले तो 6 स्लैब्स हो जाते थे टेक्निकली स्पीकिंग। ओके, 0 से लेके 28 प्लस ये यानी 50% तक का, यानी रफली 5 स्लैब्स हो जाते, 6 स्लैब्स हो जाते थे। अब उसने क्या किया है, एक स्लैब बीच में से कम किया है, विच इज द 12% स्लैब। 28% स्लैब को में और एक एडिशन किया, दैट इज अ 40%, क्योंकि जो सेस होता था, जो पहले करके 50% होता था, वो 40% पे आ गया। अब क्या है कि पॉलिटिशियंस को बहुत बार सिर्फ स्टेटमेंट्स मारने होते हैं, और उनकी जो भक्त मंडली होती है वो पॉलिटिशियन की, वो लोग वो स्टेटमेंट्स को वायरल करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। लेकिन आप अगर हिस्ट्री में जाइए, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, यानी दिस वाज माय इंटरेक्शन विद अ वेरी सीनियर आईएएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, जो जीएसटी के टेक्निकल काउंसिल कमिटी में बैठते थे। और आई एम पार्ट ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स, तो एक जगह पे हमारा मिलना हुआ था फॉर सर्टन थिंग्स। तो मैंने कुछ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पूछा कि इसके ऊपर ऐसे क्या है। सो ही वाज एक्सप्लेनिंग मी कि जब उन्होंने बनाया, ऐसी इसमें सबसे पहले हमें परिप्रेक्ष्य देखना पड़ेगा कि जीएसटी क्या है, क्योंकि हम जीएसटी को एक अलग एनिमल करके समझेंगे, अलग प्राणी, तो हम धोखा खा जाएंगे। जो पहले क्या था, अपने पास एक्साइज था, वैट था, स्टेट वैट लगाती थी, सेंटर एक्साइज लगाता था, और हर एक सिटी खुद का ऑक्ट्रॉय लगाते थे। तो इसके कारण व्यापार करने में बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि सब जगह अलग अलग रजिस्ट्रेशन, अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसेस के साथ डील करो। तो इसलिए जीएसटी एक पर्टिकुलर ये किया, एक ही लॉ एक ही टैक्स, जो मोदी जी ने कहा वन नेशन वन टैक्स। अब इसके अंदर जब रेट फाइनल किए जा रहे थे, कि उन्होंने कैसे, अब मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूँ। सीमेंट, ये सीमेंट सीमेंट पे 28% का रेट है। मैंने पूछा इतना हाई रेट क्यों रखा है, तो उन्होंने बोला हम लोग ने जो एक्साइज का अमाउंट था, एक्साइज का अमाउंट प्लस सब स्टेट्स का जो वैट था, उसका टोटल की एवरेज निकाला, तो वो 32% आ रहा था। तो हम लोग 32% का स्लैब था नहीं, इसलिए 28% का स्लैब लगाया। तो लोग जीएसटी को एनिमल अलग करके देखते हैं, उसके बदले उन्होंने वो परिप्रेक्ष्य में, राइट परिप्रेक्ष्य में देखा, तो उनको पता चलेगा कि एक्चुअली इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड जॉब, और मल्टीपल स्ट्रक्चर्स रहेंगे, क्योंकि अपना पहले से आजादी के बाद अपना एक सोशलिस्ट स्ट्रक्चर था। हम लोग ने फ्रिज पे 40% का एक्साइज लगा के रखा था, और दवाइयों पे 12% और 5% का एक्साइज लगा के रखा था। तो वो ऐड करके कंपाइल करके किया गया है, तो उसके अंदर मल्टीपल रेट्स रहने ही थे।
और अगर ये चिदम्बरम जी करते या मनमोहन सिंह जी करते या इवन नेहरू जी करते तो उसको यही करना पड़ता, उसको मल्टीपल रेट स्ट्रक्चर्स रखने पड़ते। दिस इज नॉट अ कंट्री लाइक फ्रांस और सिंगापुर कि हम एक रेट के स्ट्रक्चर पे काम करें, इट इज नॉट पॉसिबल। तो सुमित जी, अब आपको क्या लग रहा है कि अब जिस तरह से 4 स्लैब्स है, 5, 0%, 5%, 12, 18% और 40%, और रोजमर्रा का जो सामान है 90%, वो तो सस्ता हो गया। तो जिस तरह से लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा था कि दिवाली से पहले एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, अब जिस दिन पहला नवरात्र है 22 सितंबर को, तो लोगों को, आम आदमी को तो बहुत बड़ी राहत मिल गई है। अंजू जी, सबसे पहली बात है 93% ऑफ द गुड्स आइटम्स अब 5% के स्लैब और 0% के स्लैब में आ गया है। 93% टू बी वेरी प्रिसाइज। अब इसमें क्या होता है, आपको मैं एक गणित का उदाहरण देके आपको समझाऊंगा कि कैसे फायदा होता है। और सी, मेरे और आपके जैसे लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है ज्यादा जीएसटी का। आप जाएंगे, आप एक 25,000 की साड़ी खरीद लेंगे, एक 40,000 का कोई ड्रेस मटेरियल खरीद लेंगे, आपको उसके ऊपर 28% जीएसटी और 18%, आपको फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। थोड़ा तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप बोलेंगे उसके अंदर मैं कुछ और ले सकती या थोड़ा महंगा ले सकती थी। लेकिन आप एक, आपके घर पे जो एक काम करने वाला ड्राइवर है या आपके घर पे काम करने वाली एक मेड है जो आपको घर में हेल्प करती है बर्तन धोने में, झाड़ू करने में, या फिर एक दिहाड़ी लेबरर है, अब उसका एंगल से मैं आपको गणित देता हूँ। पहले एक से वो बिस्कुट लेता था, से अज्यूमिंग में, यानी आपके दर्शकों को कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स ना, उसके 100 रुपए का वो बिस्कुट लेता था, उसके ऊपर पहले 12% का टैक्स था। तो 112 के वो बिस्कुट लेता था, उसको जेब से 112 पड़ते थे। अब क्या हो रहा है कि वो 105% 105 रुपए में उसको बिस्कुट मिल रहा है। तो उसको जो बीच में 7 रुपए का डिफरेंस बैठ रहा है, और कुछ चीजों में 18% था, तो वहां सीधा 13 रुपए का डिफरेंस पड़ रहा है। 13 रुपया एक रोज दिहाड़ी करने वाला, रोज का 500-600 रुपए कमाने वाले मजदूर को 13 रुपया बहुत बड़ा लगता है। दूसरी चीज, आज उसके पास वो पैसा बचेगा तो वो कुछ और लेगा, यानी आज उसने से समझो, मैं हाइपोथेटिकल, वो बिस्कुट लिया, वो बिस्कुट में उसके 7 रुपए बच गए। ऐसे उसने 50 चीजें ली तो बोलेगा चलो एक काम करता हूँ, मेरी बीवी के लिए मैं एक अच्छा सुगंधित तेल ले लेता हूँ। एंड दिस इज रियलिटी। आप अगर एक मजदूर के एंगल से एक मजदूर के साथ देखेंगे ना, तो क्या बोलेगा, मेरा पैसा बचा है तो मैं काम करता हूँ, मेरी बीवी के लिए एक अच्छा सा तेल लेके आता हूँ, मैं कुछ उसके लिए फूल लेके जाता हूँ, सो वो भी खुश होगी, मेरे बच्चों के लिए मिठाई लेके जाता हूँ। तो वो उसका स्पेंडिंग बढ़ता है। तो मोदी जी सी, हमें और आपको थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है, क्योंकि 1 रुपया भी मेरे लिए, मैं तो सीए हूँ, 1 रुपया भी बचता है तो मेरे लिए बड़ी अमाउंट है, क्योंकि वही हम लोग सीखे हैं कॉलेज से लेके। सबके लिए है, तो 1 से तो 2 बनेंगे, 2 से तो 3 बनेंगे और 100 बनेंगे, तो एक हाँ, बचत तो लेकिन एक गरीब आदमी के एंगल से आप देखेंगे, जिसको 12% कम जिसको 13% कम होता है टैक्स, उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। और उससे फायदा ये होगा, पहले लोग है ना जो टैक्स के बोझ में, जो कहा जाता था कि टैक्स के बोझ से मारे जा रहे, विच वॉज अ रियलिटी, के टैक्स रेट्स काफी हाई थे। ओके, लेकिन जिस तरह से ये पूरा उन्होंने ये कम किया है, तो लोगों के हाथ में पैसा बचता है खर्च करने के लिए, क्योंकि टैक्स कम भर रहे हैं। तो उसका फायदा एक कॉमन मैन, जो एक गरीब आदमी है, उसको इसका बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। पर सुमित जी, जैसे कि 40% टैक्स है, बताया जाए सुपर लग्जरी आइटम्स है या तंबाकू वगैरह जो सामान है, उस पर 40% टैक्स लगेगा, जीएसटी। तो क्या फर्क पड़ता है, आप मुझे बोलिए अंजू जी। अब उन्होंने कार में और टू व्हीलर्स में, जो छोटी कार्स है, उसके ऊपर 28% का 18% कर दिया। पहले उस पर 28% प्लस सरचार्ज था, सेस था, जीएसटी कंपेंसेशन सेस। अब उसके बदले आपको 18% कर दिया। तो आपका एक कॉमन आदमी होगा जिसका 10 लाख रुपए की सैलरी है, 15 लाख रुपए की सैलरी है, उसको अगर गाड़ी लोन पे लेनी है तो उसकी गाड़ी का खर्चा थोड़ा कम हो गया। आज 28% से अगर कम होकर 18% पे आता है, 10% का डिफरेंस बैठता है। अगर आप 10 लाख की गाड़ी ले रहे हो तो आपका सीधा 1 लाख रुपया कम हो जाता है। उसके सामने आप जो बड़ी, अब कल मैं अगर एस क्लास मर्सिडीज लूं या रोल्स रॉय लूं, तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, 28 का 40 हुआ है, तो क्या फर्क पड़ा है। और एक्चुअली उसके अंदर भी सेविंग हो रहा है उनका, ऐसा नहीं है कि उनको सेविंग नहीं हो रहा है। पहले उसके अंदर 22% का सरचार्ज था, तो इफेक्टिव टैक्स रेट 50% था, तब वो 40% पे आ गया है, तो उनको भी सेविंग हो रहा है, उनका 10% का उनका भी सेविंग हो रहा है।
लेकिन कॉम्प्लिकेशन कम कर दिया है। पहले 28% का जीएसटी सेस वो पूरा कॉम्प्लिकेटेड के बदले 40% है, आप खुश रहो, इजी कैलकुलेशन हो गया। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं बोलूँ तो ये थोड़ा ईज हो गया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत इजी हो गया, क्योंकि वी हैव टू स्टडी द फाइन प्रिंट हियर, लेकिन फिर भी ये जो थोड़े बहुत चेंजेस है दैट इज टू ईज द ओवरऑल थिंग। लेकिन जैसे ये जीएसटी जो था, इससे जो आमदनी हो रही थी, अगर हम पिछले 8 साल में देखो तो धनाधन एक तरह से खजाना भर रहा था सरकार का, और बहुत सारा हिस्सा जो था वो राज्यों को भी जाता था। अब जब ये राहत दी गई है आम आदमी को, तो जीएसटी का जो कलेक्शन था उस पर भी तो असर पड़ेगा, उस पर कमी आएगी ना। यस, आ रही है, क्योंकि आप अगर प्रेस रिलीज भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत क्लियरली लिखा है कि 93,000 करोड़ रुपीस का लॉस हो रहा है, और उसके सामने जो 28% से बढ़ा के 40% में लेके गए हैं, उससे रफली 45,000 करोड़ का बेनिफिट आ रहा है। सो अगर आप नेट नेट देखेंगे तो 48,000 करोड़ का लॉस बैठ रहा है अभी। लेकिन इसके अंदर दो चीजें देखनी होती है। एक तो मैं आपको बोलूं, अपने जो ये IAS ऑफिसर्स है, वो ऐसे नहीं है कि वो रेवेन्यू लॉस होने देंगे। दे विल नेवर अलाउ अ रेवेन्यू लॉस। तो इसके अंदर दो है, जैसे मैंने आपको बोला कि एक दिहाड़ी मजदूर है, वो अगर बिस्कुट ले रहा है 100 रुपए के, उसमें अंदर उसके 13 रुपए बचे, तो शायद साबुन या शैम्पू ले हुए, वो साबुन तो लेता होगा लेकिन बोलेगा मैं शैम्पू लेके जाता हूँ, मेरे घर में लोग शैम्पू यूज करेंगे या हेयर ऑयल यूज करेंगे, तो वहां से भी तो मुझे टैक्स मिल रहा है। तो इसके लिए देर इज अ, अर्थशास्त्र में एक टर्म है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी जो नीचे के मटेरियल है, जो जो गरीब लोग यूज करते हैं, उसमें भाव थोड़ा कम होता है ना, तो उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है। तो वहां से वो डिमांड जो बढ़ेगा उसके ऊपर उन लोग ने पूरा एनालिसिस किया होगा। कुछ तो उनके पास ही, इनके पास डेटा जबरदस्त है। इन लोग ने वो एनालिसिस किया होगा कि इतना है तो मैं इस तरह से वो रिकवर हो जाएगा, क्योंकि लोग ज्यादा खर्च करेंगे। प्लस दूसरी चीज है कि उन्होंने ये भी एस्टिमेट किया होगा कि आगे जो इन्फ्लेशन होने वाला है, क्योंकि 5% का तो इन्फ्लेशन चल रहा है, अगर 5% का इन्फ्लेशन हम पकड़ते हैं तो 5% के इन्फ्लेशन के हिसाब से भी तो मुझे जीएसटी ज्यादा ही मिलेगा। तो ये सब फैक्टर करके मुझे लग रहा है कि देर इज नो लॉस। यानी भले उन लोग बोल रहे हैं, गवर्नमेंट भी अभी बोल रहे हैं 48,000 करोड़ का लॉस है, लेकिन आई डोंट थिंक नेट नेट वो आएगा। ऑफकोर्स अभी कंसर्न है, राधा मैंने भी ये बोला था जब ये अनाउंस हुआ था, और महाराष्ट्र और दूसरे स्टेट्स बोल रहे थे कि हमें 9,000 करोड़ का लॉस आने वाला है, तो तब भी मैंने बोला था कि ये प्रॉब्लम आने वाला है, लेकिन इट विल गेट एडजस्टेड विद टाइम। अपोजिशन भी आएगा इसका, लेकिन अब जीएसटी काउंसिल ने पास किया है, यानी स्टेट्स को भी पता है कि किस तरह से वो एडजस्ट होने वाला है, तभी उन लोग ने किया है। नहीं, कुछ जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वो तो सवाल उठाने लगे हैं कि भाई हमारी भरपाई कैसे होगी, हमें जो नुकसान होगा, हमें जो टैक्स मिल रहा था, जीएसटी से पैसा मिल रहा था, उसकी भरपाई सरकार कैसे करेगी। नहीं, ये उन लोगों का बहुत टाइम से चल रहा है, क्योंकि जीएसटी कंपेंसेशन सेस जब आया था ना, इट वाज टू कंपेंसेट फॉर द रेवेन्यू लॉसेस। अब स्टेट्स का क्या हो गया है, स्टेट्स आलसी हो गए हैं बहुत सारे, इंक्लूडिंग बीजेपी रूल स्टेट्स। उन लोग का ये है कि भैया आप हमें सेंटर पैसे देती रहे, तो ये सब थोड़ा पॉलिटिकल है। और प्लस स्टेट्स को अभी जिस तरह से जीएसटी लाया गया इनिशियली एंड टू सम एक्सटेंट फंडामेंटली, इसमें स्टेट्स के हाथ से ऑटोनॉमी निकल गई, क्योंकि टैक्स जो था स्टेट एक्साइज सॉरी सेल्स टैक्स लगा के जो पैसा कमाता था, उसमें खुद के रेवेन्यू डेफिसिट एडजस्ट कर सकता था। आज उन्होंने वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पे डाल दी, भैया हम तो अब आपके बच्चे हैं, आपने हमें रोज पैसा देना है। सो दिस इज वेयर देयर इज गोइंग टू बी अ ट्रिकी थिंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस जीएसटी। और ये जो टाइमिंग है, एक तो बिहार चुनाव से जोड़ रहा है विपक्ष, दूसरा जो जिस तरह से भारत पर ट्रंप ने 50% की पेंशन लगा रखे हैं और अभी भी और धमकियां दे रहा है, क्या उससे भी इसका कोई कनेक्शन है, क्योंकि हम देख रहे हैं किसानों को बहुत बड़ी राहत मिल रही है इस नए स्लैब से। सी एक्चुअली तो ये ट्रम्प का जो है, क्योंकि दो चीजें हो रही है, एक तो अपने एक्सपोर्ट स्लो डाउन होंगे, और दूसरी चीज है कि अपना यहाँ भी इन्फ्लेशन के कारण, भले इन्फ्लेशन के नंबर्स जो दिख रहे हैं 2%, 3%, 4%, वो नंबर्स दिख रहे हैं पेपर पे, लेकिन आप ग्राउंड पे देखेंगे तो वो नहीं है रियलिटी। उतने डेटा कैप्चर नहीं हो रहा है बराबर से, और किया भी नहीं जा सकता। लेकिन वो जो शॉर्टफॉल हो रहा है इकोनॉमी में, वो रिकवर करने के लिए डोमेस्टिक डिमांड बढ़ाने की जरूरत है।
और डोमेस्टिक डिमांड बढ़ाने के लिए करके पहले उन्होंने क्या किया कि 12 लाख तक का उन लोग ने टैक्स फ्री कर दिया था, 12,75,000 फॉर एम्प्लॉयड एंड 12 लाख फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस पीपल। अब वो अब जीएसटी भी कम किया है तो लोकल डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ भी इकोनॉमी में स्लो डाउन के आसार दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो उसको एड्रेस करने के लिए ये सब किया जा रहा है। इसको अगर सैंक्शंस की बात हो रही है और सैंक्शंस लगाए जाते हैं और भारत ये चाह रहा है कि वो चौथे पायदान से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए दुनिया में, तो उसके लिए ये सब कुछ आपको लगता है एक बूस्टर की तरह काम करेंगे? सी अब ऐसा है कि एक तो हमें तीसरी बड़ा अर्थतंत्र बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी खुद की पॉपुलेशन ही 145 करोड़ लोगों की है। 145 करोड़ लोगों का कंजम्पशन के कारण ही अपनी इकोनॉमी चल रही है। आप देखेंगे, अगर मैं चाइना के साथ कंपेयर करूं, अमेरिका के साथ कंपेयर करूं, चाइना का पर कैपिटा जीडीपी जो है, पर कैपिटा इनकम, ओके, दैट इज एट अराउंड $20,000, हमारा $2,000 है रफली, मोटा मोटी मैं नंबर दे रहा हूँ। लेकिन चाइना में जो डिस्पैरिटी है वर्सेस इंडिया में जो डिस्पैरिटी है, देयर इज ह्यूज। यानी चाइना में जो इनकम डिस्पैरिटी है, आज आपके घर पे आप भी 4 रोटी खाते होंगे और आपका जो घर पे ड्राइवर है या काम करने वाली है वो भी 4 रोटी खाती होगी। ओके, शायद आप सिर्फ महंगा वाला घी लगा रहे हैं या आप कोई बड़ा ब्रांडेड घी लगा रहे हैं, वो घी घर पे बना रही होगी या कोई तबेले से लेके घी लगा रही होगी, या वर्स्ट केस में वो घी नहीं यूज करते होंगे। उतना छोटा मोटा फर्क है। ऑफ कोर्स गाड़ियां हैं आपके पास, लेकिन दैट इज अनदर पार्ट। ओके, अब चाइना में आप देखेंगे तो इतना बड़ा डिस्पेरिटी है कंजम्पशन में और ओवरऑल, वहां जीनी इंडेक्स इज सो हाई। जीनी इंडेक्स करके अर्थशास्त्र में एक कंसेप्ट है कि डिस्पेरिटी कितनी है, इकोनॉमिक डिस्पेरिटी, और वहां बहुत हाई है, अपने यहाँ कम है। और मोदी जी ने जो किया है 5 साल में, उन्होंने फ्रॉम पैंडेमिक ऑनवर्ड्स उन्होंने जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी कम करने का काम किया है। तो कंजम्पशन, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ने लग गया है, तो थर्ड लार्जेस्ट तो होना ही है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग यूएस पे ओवर डिपेंडेंट रहे हैं एज अ एक्सपोर्ट मार्केट। हमने डाइवर्सिफाई नहीं किया। इसके अंदर लोगों की भी गलती है, गवर्नमेंट की भी गलती है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि गवर्नमेंट की जरा भी गलती नहीं है, या सब गलती लोगों की है, या वाइस वर्सा। तो ये सिचुएशन में अब हम लोग को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मेरा भी एक इसके ऊपर पूरा वर्कशॉप होने वाला है एट अ ट्रेड एसोसिएशन, और हाउ टू डाइवर्सिफाई एंड एवरीथिंग, हाउ टू एड्रेस द सैंक्शंस। ओके, और इसका लाइव प्रसारण भी इंडिया के बाहर भी होने वाला है। तो मेरा ये है कि हम लोगों को अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये 1 डेढ़ साल बहुत डिफिकल्ट रहेगा हमारे लिए, और उसके बाद में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन जो सैंक्शंस अमेरिका लगा रहा है, धमकी रोज देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसका सॉल्यूशन आपको क्या दिखता है? वो तो रोज कहता है कि भारत को रशिया से नहीं खरीदना चाहिए कच्चा तेल, लेकिन भारत तो खरीद रहा है। अब तो रशिया ने भारत को 3 to 4% का और ज्यादा रिबेट देने का ऐलान किया है, और ज्यादा भारत वहां से खरीदेगा। तो ये सॉल्यूशन क्या दिखता है आपको भारत और अमेरिका के बीच में, ये अच्छा, टैरिफ वॉर? अच्छा, अब अंजू जी, मैं आपको बहुत लेमैन वाला सवाल पूछता हूँ। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इकोनॉमिक्स नहीं है। आप 2 जगह पे जाते हैं पनीर के लिए या सब्जी के लिए, एक सब्जी वाला आपको सब्जी 50 रुपए में दे रहा है, दूसरा आपको 80 रुपए में दे रहा है। और जो 50 रुपए में सब्जी दे रहा है, आपको फ्रेश सब्जी दे रहा है, आपको पहचानता है, आपको बोलेंगे दीदी दीदी ये देखो आपके लिए अलग से रखा है, आप उसके पास जाओगे या जो 80 रुपए में आपको दे रहा हो उसके पास जाओगे? सी, ऑब्वियसली इसमें 50 रुपए। इकोनॉमिक्स नहीं है। आप इकोनॉमिक्स वर्ड भी क्या है मालूम है? इकोनॉमिक्स इज मैनेजिंग द हाउस होल्ड। इकोनॉमिक्स वर्ड ही पूरा एक स्त्रियों, जो महिलाएं घर चलाती थी, वहां से पूरा वर्ड बना है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे जहां से सस्ता तेल मिलेगा, अमेरिका को खुद का तेल बेचना है। अमेरिका भी सही है अपने जगह पे, मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसको खुद का तेल बेचना है, उसको खुद का एक्सपोर्ट बढ़ाना है, उसको खुद की इकोनॉमी संभालनी है। क्योंकि उसका डॉलर अब वीक होने लग गया, और डॉलर अब फेज आउट हो जाएगा दूसरे 25 साल में। तो उसमें क्या हो रहा है कि उसको खुद के एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं, तो वो हम पे प्रेशर डाल रहा है। और ये होता है, सी, ये व्यवहारु है। आज अगर मैं आप मेरे से 90% माल खरीद रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि अरे सुमित एक काम कर, तू मुझे 5 रुपया कम करके दे, तो मैं कम करूंगा, क्योंकि आप मेरे सबसे बड़े कस्टमर हो। तो अमेरिका भी सही है अपनी जगह पे, हम भी हमारे जगह पे सही है कि हम तो रशिया से लेंगे। आप मैंने खुद ने लिखा था कि अगर ट्रम्प को इतना है तो हमें 50 रुपए पे सीआईएफ बॉम्बे, सीआईएफ
वाडीनार पे हमें तेल दे और 6 महीने की उधारी दे, मैं आपको दे देने को तैयार है, $50 में आप करो 5 साल का फिक्स एग्रीमेंट। लेकिन वो अमेरिका नहीं कर सकता, अमेरिका को 70, 80, $90 चाहिए पर बैरल। अब हमें ये करना है, हमने डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, हमने मल्टीपल देशों के साथ अभी काम करना है और उसके वहां अपने मार्केट्स ग्रो करने, इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, सो दैट वी कैन एक्चुअली ग्रो इंटरनेशनल। और दूसरा है, इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि जो हम लोग कर रहे हैं, जिस तरह से पॉलिटिकल अपोजिशन है, उन लोग जिस तरह से अंबानी अदानी करके पूरा जो पूंजी निवेशकों को जिस तरह से बदनाम कर रहे हैं, वो बंद करना चाहिए। क्योंकि अगर पूंजी निवेश नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ होगा, रोजगार कैसे जनरेट होगा, इकोनॉमी कैसे चलेगी। हम लोग आज भी नेहरू और कार्ल मार्क्स और लेनिन के जमाने में जी रहे हैं, वो नहीं चलने वाला है। रशिया भी बदल गया है, चाइना भी बदल गया है। चाइना में भले कम्युनिस्ट पार्टी है, लेकिन काम तो हम लोग पूंजीवाद का ही कर रहे हैं ना। पूंजीवाद से ही देश में आर्थिक प्रगति होने वाली है, लोगों के घर में पैसा आएगा। तो हम लोग ने वो बंद करके अभी एक ही जरूरी है कि अपोजिशन गवर्नमेंट के साथ मिलके राइट डायरेक्शन में कि अब कहाँ हम मदद कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आई एम नॉट गेटिंग पर्सनल। रघुराम राजन बैठ के बोलता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। भैया तू तो आईएमएफ में था, वर्ल्ड बैंक में था, एक काम करना 15 देशों में तू हमारे लिए ट्रेड का अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दो। तो इतने लोगों को जानता है इतने सारे देशों में, क्यों नहीं कर सकता है। तुम लोग वहां बैठ के सिर्फ बातें कर रहे हैं, अमर्त्य सेन सिर्फ बातें कर रहे हैं, ऐसा वैसा। अरे भाई बातों की कोई वैल्यू नहीं है, काम करो रास्ते पे आके, जमीन पे काम करने का वैल्यू है। आज वो इन लोग समझ नहीं रहे हैं। एंड नाउ दिस इज द टाइम व्हेन वी शुडंट बी पॉलिटिकल, वी हैव टू वर्क फॉर नेशनल इंटरेस्ट। और दूसरा जैसे ये जो नए स्लैब है इसमें एमएसएमई सेक्टर का भी बहुत ख्याल रखा गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत ख्याल रखा गया है, उनको बड़ी रियायत दी गई है। तो और पीएम मोदी बार बार आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और लोगों से आग्रह करते हैं कि अपने देश में बना हुआ सामान ही खरीदें, वो सामान खरीदें जहां पर हमारे देश के लोगों का पसीना बहाया गया है। तो आपको लगता है इस दिशा में भी भारत बढ़ रहा है ये सब बदलाव करके या नहीं? सी एमएसएमई में कैसा है मालूम है, एमएसएमई एक यूनिफाइड सेक्टर नहीं है, एमएसएमई में हजारों सेक्टर्स है। फार्मा में छोटे यूनिट्स लो, सूरत में मेरी बात हो रही थी, तो सूरत में टेक्सटाइल उद्योग के कुछ लोगों के साथ और कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ जो सूरत के टेक्सटाइल उद्योग के अंदर ही पूरा काम कर रहे हैं, यानी उनका ही टैक्स संभाल रहे हैं। अब वहां जो कॉम्प्लिकेशंस थे, और पहले में कॉम्प्लिकेशन थे, जैसे मैनमेड यार्न पे 18% था, और यानी जो पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, और जो नेचुरल फाइबर था यानी जो कॉटन का धागा था, उसके ऊपर 5% था। अब उसको नॉर्मल कर दिया है और एक ही रेट ला दिया है। पहले दो रेट थे, एक 5%, एक 18%। और आपका यानी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा आपके ऑडियंस को, लेकिन वो जो कॉम्प्लिकेशन था वो दूर हो गया है। तो सूरत के अंदर एक रिलीफ आ गया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में भी रिलीफ आ गया है कि थोड़ा काम इजी हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम इजी होने वाला है, लेकिन थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा। और प्लस इंस्पेक्टर राज का जो फियर था, वो फियर अब कम हो जाएगा बहुत। तो ये स्लैब्स को कम करके 18% वाले को 5% में लाकर अपने रेवेन्यू को कम भी किया है केंद्र सरकार ने। आपको लगता है कि ये फैसला जो है ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को ध्यान में रखकर किया गया फैसला है? ये इसके अंदर बहुत सारे आयाम है। आम आदमी डेफिनेटली है, ओवरऑल अर्थतंत्र सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि अर्थतंत्र, आम आदमी के अलावा हमें अर्थतंत्र को भी देखना पड़ता है। बहुत बार निर्मला जी कुछ डिसीजन लेते हैं, लोग गालियां देते हैं, लेकिन हम सिर्फ आम आदमी को देख के देश नहीं चला सकते, हमें देश की बैलेंस शीट देखनी रहती है, हमें देश का इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी देखना रहता है। तो अब आप देखेंगे जिस तरह से रेट्स कम हो गए हैं, कुछ चीजों पे 0% आ गया है, कुछ चीजों पे 5% पे ला दिया 18 का, उसका फायदा सिर्फ आम आदमी को नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स आम आदमी भी फोकस, मैं ये नहीं बोल रहा कि आम आदमी पे फोकस नहीं कर रही है सरकार या करना नहीं चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए और कर रही है। लेकिन जो डिमांड ग्रोथ होगा, जो अमेरिका में अपना स्लो डाउन हो सकता है डिमांड में, वो थोड़ा बहुत यहाँ से रिकवर करने का भी थोड़ा स्ट्रेटेजी और थॉट प्रोसेस है, जिसके कारण ये किया है, क्योंकि देश के अंदर कंजम्पशन बढ़ाना है और उसका फायदा अर्थतंत्र पे आएगा फाइनली। बिल्कुल, क्योंकि देखो ना, अगर हमारे सामान पर 50% टैरिफ लगा रहा है अमेरिका,
तो वहां जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उस पर तो कुछ ना कुछ स्लो डाउन होगा ही होगा। लेकिन फिर अगर घर में वो सामान, उन पर से जीएसटी कम किया जाता है तो घर में भी डिमांड बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं जो नुकसान होने जा रहा है अमेरिका के सैंक्शंस के चलते, उसकी एक तरह से भरपाई कह सकते हैं ना हम इसे। नहीं, हमें प्रॉब्लम बड़ा है। अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, एमएसएमई सेक्टर में ही लेदर गुड्स एक्सपोर्ट्स। हम्म। अब लेदर गुड्स में उन लोग ने पहले अपना 10% का टैरिफ था उनके यहाँ, अभी 25% कर दिया पहले। तो जो अलीगढ़ और वहाँ पूरे वो पूरा जो यूपी का बेल्ट है, वहाँ उन्होंने बोला कि हम लोग बायर के साथ बात कर रहे थे कि आप एक काम करो, आप 7-8% उठा लो, हम 7-8% उठा लेते हैं कॉस्ट। तो हम थोड़ा भाव कम कर देंगे, आप थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन कम कर दो। उन लोग ने बाद में बोला कि जब 25% दूसरा ऐड हुआ तो अब वो कौन, हम लोग उठा नहीं सकते क्योंकि हम लोग खुद 7-8-10% के मार्जिन पे धंधा कर रहे हैं, हम लोग लॉस में तो धंधा नहीं कर सकते। और सामने वाला वो कितना पुश कर सकता है। और दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया, मेरी आज सुबह इजराइल में बात हो रही थी और बाद में सिंगापुर में बात हो रही थी। तो वहां जो हवा बनी है, मैं सिंगापुर में जो बात कर रहा था, बहुत सारे ऑर्डर्स इंडिया से शिफ्ट होके वियतनाम और वहां जाने लग गए क्योंकि वियतनाम पे टैक्स कम है। ओके, पाकिस्तान को 19% टैक्स है, हमें 50% टैक्स है। तो थोड़ा बिजनेस तो टेक्सटाइल का, थोड़ा बिजनेस तो पाकिस्तान में भी शिफ्ट हो जाएगा। वियतनाम में कितना बड़ा टेक्सटाइल का बिजनेस शिफ्ट होने वाला है। तो ये प्रेशर गवर्नमेंट पे है क्योंकि दूसरे देश में अगर मुझे मिल रहा है सस्ते में, तो मैं भी व्यापारी होऊंगा तो मैं बोलूंगा इंडिया के बदले तो मैं वियतनाम से खरीद लूं या पाकिस्तान से खरीद लूं। तो दिस इज अ बिग प्रेशर फॉर द गवर्नमेंट अभी। लेकिन फिर ये भी है कि बहुत सारे देशों के साथ, अभी जैसे पीएम मोदी G7 के लिए गए थे, उसके बाद भी 4-5 देशों की यात्रा पर गए थे। हर एक देश के साथ भारत ने बायलैटरल ट्रेड के एग्रीमेंट किए हैं। तो वो भी तो इसी के मद्देनजर किए गए होंगे ना, क्योंकि अमेरिका किस तरह से पेश आएगा इसका अंदाजा तो लग ही गया होगा। पहले भी हमारी सरकारों को, हमारे जो वित्त मंत्री, उन सबको आभास तो हो गया होगा। इसीलिए भारत ने बहुत सारे देशों के साथ डायरेक्ट डील्स किए। सी, डायरेक्ट डील्स तो हम लोग पहले भी कर रहे थे। जापान के साथ जो पहला डायरेक्ट सीपा करके था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप समिट एग्रीमेंट, वो जिसने किया मैं उसको मिला भी हूँ, जिसने मनमोहन सिंह के टाइम में जापानीज गवर्नमेंट के साथ इंडिया का नेगोशिएशन हैंडल किया था। अभी भी ऑस्ट्रेलिया का जो हुआ था, हमारा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ग्रुप है, हम लोगों ने एक सेमिनार रखा था जिसमें गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया का एडवाइजर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवाइजर ने आके पूरे न्यूआंसेस बताए कि जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप हम लोग कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, एफटीए, उसके अंदर क्या न्यूआंसेस है, क्या चैलेंजेस है, कैसे अपॉर्चुनिटीज है। अब हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमें भी व्यापार बढ़ाना है। और दूसरी चीज है कि हम लोगों को बहुत सारे देशों को हमने 70 सालों तक हमने इग्नोर किया था। हम लोग ने 70 सालों तक पूरा अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट को इग्नोर किया है, जबकि सबसे बड़ी मार्केट है वो। अमेजिंग मार्केट, अमेजिंग मार्केट। अभी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं साउथ अफ्रीका और दूसरे ईस्टर्न अफ्रीकन रीजन में। इतनी बड़ी मार्केट हमने इग्नोर करके रखी थी। अब मोदी जी आए, उसके बाद में वहां बहुत जगह पे एम्बेसीज, कॉन्सुलेट खुले हैं, वहां हम जाने लगे हैं, बिजनेस करने लगे हैं। तो ऑफकोर्स ग्रो होने में टाइम लगता है, लेकिन वो फोकस इतने सालों में नहीं था। 7 डिकेड्स हो गए, हम लोग ने कुछ नहीं किया था। आज हम लोगों को करना है, तो अब तो क्या है, वी हैव टू एक्सेस दैट मार्केट। कुछ मार्केट्स में तो हमारा बहुत ज्यादा रेपुटेशन है और हमारा एक वजन भी है वो देशों में, तो वहां हमें इजी हो जाता है। लेकिन कुछ देशों में बनाने के लिए टाइम लगेगा। तो ये सिर्फ अमेरिका के टैरिफ को देख के नहीं था, ये मोदी जी ने चालू किया था 2015 के बाद, जब उन्होंने अफ्रीका में 50 जगह पे ऑफिस का कौन से मिशन चालू किए। क्योंकि हर एक देश के साथ हमने इंडिपेंडेंटली ग्रो होना है, हम लोग सिर्फ अमेरिका के बेसिस पे नहीं जी सकते। तो हम लोग जो कर रहे हैं, जैसे यूएई के साथ अपना एफटीए साइन हुआ है, उसके बाद में हम लोग ने यूएई के साथ एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया। तो अब यूएई के साथ हम लोग डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे, हम लोग रुपी और दिरहम में व्यापार करेंगे। उसके बेसिस पे उसके पहले ही आरबीआई ने सर्कुलर भी इशू किया था कि अब से इंडियन एक्सपोर्टर्स रुपी में बिलिंग कर सकते हैं। और अभी आरबीआई ने दूसरा सर्कुलर निकाला है कि अभी हम लोग यहाँ बैंक्स वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन कर सकते हैं विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई। तो इतना इजी काम हो रहा है और हमें ही करना है। अमेरिका भी सबके साथ व्यापार करता है, हमने भी सबके साथ करना है। और अभी धीरे धीरे काम में स्पीड पकड़ना चाहिए। दैट इज माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट।
बिल्कुल, क्योंकि अगर इतना बड़ा चेंज जीएसटी में किया गया है, तो कहीं न कहीं सोच समझ कर किया गया है और आम आदमी को ध्यान में रखकर किया गया है। और आप सही कह रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से भी जो प्रेशर है, उसको भी डील करने की कोशिश भारत कर रहा है और अलग-अलग ऑप्शंस, अलग-अलग मार्केट्स की तलाश हो रही है। और रही बात विपक्ष की, तो वो तो हर मुद्दे को किसी न किसी चुनाव के साथ जोड़ देते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, ताकि आपको ये शिकायतें ना रहें कि बिहार चुनाव है, इसलिए जीएसटी के स्लैब में बदलाव किया गया। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक बड़े पूरे देश में लागू होगा, तो बड़े वाइडर स्पेक्ट्रम में इसको देखा जाना चाहिए। लेकिन राजनेता तो सर राजनीति करेंगे करेंगे। लेकिन आपने इस विषय पर बहुत ही विस्तार से बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। सुमित जी, आपने मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। नमस्कार। वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।